नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ किंग से मिलने के लिए करण और धनंजय आए हुए थे, तो वहाँ पर उनसे निकलने के बाद अब धनंजय देखते हैं कि अनिका ने उन्हें राहुल की सही सलामती के लिए फ़ोन मैसेज डाला हुआ था, जिसे देखकर अब धनंजय के चेहरे पर भी समाइल आ जाती है। तो इधर अब करण राजमहल में पहुँचने के बाद कहते हैं, देख वहाँ पर राजीव अकेला होगा, इसलिए मुझे भी वहाँ पर अब जाना चाहिए। लेकिन हाँ, किंग का जो भी मैसेज आए मुझे इसके बारे में बताना। तो अब धनंजय कहता है कि अगर तुम पेरिस में रहोगे तो मैं तुम्हें रिप्लाई कर सकता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, गुलेरिया हाउस में जाने के बाद शायद मैं तुम्हें ना बता पाऊँ। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस के हॉस्पिटल में राजीव गुलेरिया अपने पापा के वार्ड के बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। उनकी शक्ल बता रही थी कि वो काफ़ी थक चुके हैं। इधर उनकी बॉडी को अब आराम की ज़रूरत थी। वो अब दीवार के सहारे अपना सिर टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर किए हुए थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है। जैसे ही ये आवाज़ राजीव के कानों में जाती है तो जब वो अपनी आंखों को खोल कर देखते हैं तो सामने अपने दोस्त महेंद्र को देखकर राजीव के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है, क्योंकि महेंद्र यहाँ पर अब अस्पताल में उनसे मिलने के लिए आया था और अब वो अपनी जगह पर खड़े होकर अब वो अपने कदमों को महेंद्र पीरामल की तरफ बढ़ा देते हैं। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो उनके सामने आता है तो वो उन्हें हक करने ही वाला था कि तभी महेंद्र पीरामल कहते हैं, नीचे नीचे कैफेटेरिया में चलें क्या राजीव। इधर अपने दोस्त की ये बात सुनकर एक पल के लिए तो राजीव गुलेरिया खुद हैरान हुआ था कि आखिर उसके दोस्त का रिएक्शन ऐसा क्यों है, लेकिन फिर दूसरे ही पल राजीव गुलेरिया समझ जाता है कि आखिर उसने उसे ऐसा क्यों कहा। इसलिए अब राजीव गुलेरिया भी कहता है, ठीक है फिर चलो, और इसके बाद ये दोनों ही कैफेटेरिया की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो एक टेबल पर बैठते हुए ही महेंद्र पीरामल अब कहते हैं, यार तेरे लिए देख मैं खाना लेकर आया हूँ। मुझे पता है तू काफ़ी थक चुका है और तूने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। अब देख, इसलिए यहाँ पर बैठकर कुछ खा ले। महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, तू अब तक मुझसे नाराज़ है ना महेंद्र। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, नहीं नहीं, भला मैं कौन होता हूँ राजीव, हाँ तुमसे नाराज़ होने वाला। मुझे तो तुमसे नाराज़ होने का कोई हक ही नहीं है ना। ये कहते हुए है वो राजीव की प्लेट में खाना सर्व करने लगता है और सर्व करते हुए ही कहता है, खा लो राजीव, मैं बस अब यहाँ से चलता हूँ। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव कहते हैं, देख महेंद्र, जब तक मेरा खाना फिनिश नहीं हो जाता ना, तुझे कसम है तब तक तुम यहीं पर ही बैठा रहेगा। वैसे तो इस तरह से मुंह फुलाए हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तू हमेशा बक बक करता हुआ ही मुझे अच्छा लगता है। क्या तूने अभी अपने मुंह में रसगुल्ले डाले हुए हैं जो तू ऐसे मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। इधर राजीव की इस बात पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, तुझे क्या मतलब है राजीव, हाँ देख राजीव, हो सकता है कि तुझे तेरे पापा से बहुत लगाव होगा। मैं फिर से तुझे यही कहूँगा, क्योंकि पापा के साथ लगाव होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू उनके किए हुए कामों को कैसे भूल सकता है। अरे तुझे तो याद है ना कि तुम्हारे पापा ने क्या क्या किया हुआ है। अंजलि को तेरी जिंदगी से निकालने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि एक वही ही थे जो तुम्हारी और अंजलि की शादी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते थे। और तू ये भी मत भूल कि तेरे बच्चों के जान के दुश्मन भी तुम्हारे पापा ही हैं। वो तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल भी इस दुनिया में नहीं देख सकते। वो इधर उसकी इस बात पर राजीव कहता है, देख महेंद्र, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, तुम मुझसे क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगा।
क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। इवन मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये सब करके मैं अपने बच्चों को ही प्रोटेक्ट करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। खैर तू ये अभी नहीं समझेगा, जब तुझे समझ में आएगी तो तुझे पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। राजीव की इस बात पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, अभी मुझे कुछ समझना भी नहीं है, तू खा ले अभी खाना, चल मैं चलता हूँ। कि ये कहते हुए ही राजीव बस यहाँ पर ये कहते हुए ही महेंद्र वहाँ से चलने लगता है। तो राजीव बस महेंद्र को ही इस तरह से जाता हुआ देख ही रहे थे। तो वहीं महेंद्र पीरामल अब अपनी जगह पर उठकर फिर से एक पल के लिए तो बैठ जाता है, लेकिन अब वो फिर से जाने लगता है। तो यहाँ पर अब महेंद्र को जाने के बाद अब राजीव गुलेरिया अपनी ही सोच में थे। इधर बूढ़े किंग के पैलेस में अलेक्जेंडर, आर्यन और उनके पीछे खड़ी आयशा मारवा एक कमरे के दरवाजे को खोलने ही वाले थे कि तभी वो सभी अब एक बार किंग को देखते हैं। तो वहीं किंग उन्हें उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने का इशारा करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे किंग ही इन्हें सबको यहाँ पर लेकर आए थे। और उस कमरे को खोलने से पहले वो एक बार किंग की फिर से परमिशन लेते हैं। किंग की परमिशन मिलने के बाद अब यहाँ पर आयशा मारवा जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो वहीं आर्यन एक यहाँ पर ट्रॉली में खाना लेकर खड़ा था, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर वो देखते हैं कि बेड पर वहाँ पर एक शख्स लेटी हुई थी। जैसे ही वहाँ पर उस बेड पर लेटी हुई इस औरत को देखकर तो मानो वो तीनों ही अब एकदम से शोक में चले जाते हैं। उन्हें बिल्कुल ही अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इधर आर्यन और अलेक्जेंडर ये दोनों तो अपनी आंखों को एक बार अपने दोनों हाथों से मसलते हैं और फिर से अपनी आंखों को ऐसे अपने सिर को झटकाते हुए फिर से अपनी आंखों को खोलकर सामने देखते हैं। तो वहीं आयशा मारवा के मुँह से तो ये सब देखकर अचानक से ही निकल जाता है, माँ आप यहाँ। और इधर ये सुनते ही मानो आर्यन और अलेक्जेंडर इनको तो और भी शौक लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी दादी माँ की माँ को देख रहे थे। कभी वो एक दूसरे को देखते हैं तो कभी अपनी दादी माँ को, तो कभी उस स्ट्रेंजर लेडी को जो कि वहाँ पर लेटी हुई थी। उन्हें थोड़ी थोड़ी अपनी दादी माँ की तरह ही उन्हें वो लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर अनंत आयशा के जैसी हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। जहाँ एक तरफ दोनों बच्चे शौक में थे तो वहीं दूसरी तरफ आयशा मारवा ये सब देखकर एक पल के लिए तो वो भी शौक में थी, लेकिन फिर वो अपने सेंस में आती है और वो बिना समय गवाए दौड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है। तो वहीं इन सभी को यहाँ पर अपने सामने देखकर अनंता अब अपने बेड से उठकर जल्दी ही खड़ी हो जाती है और वो अपने दोनों ही हाथों को आयशा के सामने फैलाकर कहती है, आयशा मेरी बच्ची। तो वहीं अब आयशा मारवा भी अपनी माँ के पास जाकर अब उन्हें कस का हक करती है और दोनों ही की ही आंखों में यहाँ पर आंसू बह रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। उन्हें इस तरह से ऐसे एक दूसरे के साथ इमोशनल होता हुआ देखकर अब आर्यन कहता है, ये डैड की नानी माँ है। अब आर्यन की इस बात पर अलेक्जेंडर कहता है, इसका मतलब तो ये है आर्यन कि ये हमारी बड़ी रानी है। जहाँ एक तरफ आयशा और अनंता दोनों एक दूसरे को हक करते हुए ही खड़े थे, उनकी आंखों से बस यहाँ पर आंसू बह रहे थे। दोनों के ही दिल की तड़प को दोनों के ही आंसू यहाँ पर उनके दिल की तड़प को बयां कर रहे थे कि तभी अब आर्यन कहता है, बड़ी रानी माँ देखिए, खाना खा लीजिए ना। ये सुनते ही अनंता आयशा से अलग होते हुए ही वो जब दोनों ही लड़कों को देखती है तो वो अब अपने दोनों ही हाथों को फैलाकर उन्हें अपने पास आने का इशारा करती है, जिससे आर्यन और अलेक्जेंडर भी समझ गए थे कि वो उन्हें अपने पास बुला रही है। तो वो दोनों पहले अपनी दादी माँ की तरफ देखते हैं और वो फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि जैसे ही आयशा मारवा ने उन्हें परमिशन दी कि वो उनके पास जा सकते हैं तो उनके इस रिएक्शन पर वो दोनों जल्दी से दौड़कर उनके पास जाते हैं और अब उन्हें हक करते हैं कि तभी अब आयशा मारवा अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, अब हम खाना लेकर आए हैं तो प्लीज़ अब आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद ही हमें ढेर सारी बातें करनी है। इधर आयशा की ये बात सुनते ही अब अनंता अपने मन में सोचती है, ये सब जरूर सिकंदर ने किया है। अरे उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं आयशा और बच्चों की बात को कभी भी नहीं टाल सकती हूँ। उसे पता था कि जब तक वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा मैं यहाँ पर खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी और
इसलिए मैं खाना खा लूँ, इसलिए ही उसने ये सब कुछ किया है। इधर अनंता अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही वो सोफे पर बैठकर प्लेट निकालकर उसके अंदर खाने को सर्व करने लगती है और वो बेकने वाला सबसे पहले आयशा को खिलाती है और उसके बाद आर्यन को और फिर अलेक्जेंडर को खिलाती है। इधर जैसे ही वो तीनों अपनी अपनी एक एक बाइट खाते हैं तो फिर वो भी अब यहाँ पर अनंता को बारी बारी से बाइट खिलाने लगते हैं। ये सब देखकर तो अब अनंता की आंखें एकदम से ही भर जाती है, क्योंकि अनंता ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो अब यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलेगी। तो जो हाल यहाँ पर अनंता का हो रहा था वही हाल सेम यहाँ पर आयशा मारवा का भी था। इधर दरवाजे के बाहर खड़े किंग ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो उनकी आंखों में भी आज नमी थी, क्योंकि किंग यहाँ पर दरवाजे से अंदर बिल्कुल भी नहीं जाते। उन्हें पता था कि अगर वो फिर से अंदर जाएंगे तो अनंता शायद खाना नहीं खाएगी, वो फिर से वहाँ पर उसके सामने अपनी वही जिद रखेगी, इसलिए वो बाहर दरवाजे पर खड़े होकर ही ये सब कुछ देख रहे थे। इस प्रीशियस टाइम में उन्हें अब अनिका, रिया, रोहित और धनंजय की कमी काफ़ी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी आधी फैमिली तो ऑलमोस्ट यहाँ पर थी, लेकिन आधी अभी भी उससे दूर थी। इधर कुछ देर तक उन्हें ऐसे देखने के बाद जब वो यहाँ पर अश्योर हो जाते हैं कि अनंता ने अब अपना मील फिनिश कर दिया है, तो उसके बाद ही अब वो वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि किंग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अनंता को यहाँ पर थोड़ा सा भी एहसास हो कि मैं बाहर खड़ा होकर ही सब कुछ देख रहा हूँ। इधर किंग यानी कि रोहित के पैलेस में, इधर रोहित यहाँ पर स्वाति और अनिका ये तीनों इधर किंग के रूम में बैठे इधर अपनी ही सोच में थे कि तभी यहाँ पर इस खामोशी को तोड़ते हुए अनिका कहती है, माँ, धनंजय पापा और करण पापा ने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन किया था? क्या आप इसके बारे में जानती हैं? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, अनिका, इस बात का जवाब तो मेरे ख्याल से तुम्हें इंस्पेक्टर अब्बास ही दे सकते हैं। इसके बारे में तुम्हें इंस्पेक्टर अब्बास से बात करनी चाहिए, क्योंकि करण और धनंजय ने ये डिसीजन तब लिया था जब रोहित ने किंग की पोजीशन को होल्ड किया था। इस बात पर अब अनिका के दिमाग में एक बात आती है कि उसके पास तो उसके धनंजय पापा की डायरी भी तो है ना। जब धनंजय पापा खुद कोमा में थे, जब वो डायरी वो वहाँ से लेकर आए थे, और साथ ही साथ किंग ने भी तो उसे एक डायरी दी थी जिसे अनिका ने अब तक नहीं पढ़ा है। या अनिका भी अपनी इसी सोच में थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन बजती है। वो जैसे ही अपने फ़ोन को चेक करती है तो वहाँ पर एक अननोन सोर्स से उसे एक मैसेज आया हुआ था। अनिका जैसे ही उस मैसेज को पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि इस मैसेज को किसी और ने नहीं, बल्कि ये मैसेज उसे बूढ़े किंग के पहले से ही भेजा गया था। इसलिए उस मैसेज के सोर्स को देखने के बाद अब वो जल्दी से उस मैसेज को ओपन करती है और उसे पढ़ने लगती है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद अब वो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखकर कहती है, माँ, क्या आपके पास भी अभी कोई मैसेज आया हुआ है? क्योंकि अनिका समझ जाती है कि उसकी माँ के पास भी सेम यही मैसेज आया होगा। ये सुनते हुए स्वाति जब अपने फ़ोन की तरफ देखकर उसे चेक करती है तो उसके फ़ोन पर भी ये सेम मैसेज आया हुआ था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने अपने फ़ोन को यहाँ पर साइलेंट किया हुआ था, क्योंकि जब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मीटिंग चल रही थी तो स्वाति का फ़ोन भी साइलेंट था। उस मैसेज को पढ़ने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या लगता है तुम्हें अनिका वहाँ पर जाना चाहिए? इस बात पर अब अनिका कहती है, मुझे लगता है माँ कि उन्हें हमें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, तभी तो वो हम दोनों को बुला रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर अब यहाँ पर रोहित कहता है, क्या कौन बुला रहा है? क्या तुम दोनों मुझे बताओगी? अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो अब यहाँ पर जब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो अब यहाँ पर रोहित भी समझ जाता है कि ज़रूर उसके नाना जी ने इन दोनों को मैसेज किया है। इसलिए रोहित कहता है, 1 मिनट, क्या नाना जी तुम दोनों को बुला रहे हैं? तो ये सुनते ही यहाँ पर अनिका हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो रोहित कहता है, तो फिर ठीक है, मेरे ख्याल से तो आप दोनों को उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बिना किसी रीज़न के तो वो आप दोनों को नहीं बुलाएंगे। और हाँ, रही बात इस फाइल की, तो मैं इसे पढ़कर आप दोनों को बताता हूँ कि आखिर इस फाइल में एग्जैक्ट क्या है और क्या नहीं। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, देखो,
आपको अभी भी कह रही हूँ, इस फाइल में जो भी कुछ है उस प्लीज़ आप मुझे एग्जैक्ट वही सारी की सारी बातें बताएंगे। आप कुछ छिपाएंगे नहीं, वरना इधर अनिका यहाँ पर चुप फिर वरना शब्द कहने के बाद अनिका यहाँ पर चुप हो जाती है। तो अब यहाँ पर अब अपनी बात को रोहित उसकी तरफ घूर कर देखता है तो अनिका कहती है, वरना मिस्टर मारवा, इस बार आपकी खैर नहीं है, इस बार मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। और ये कहते हुए अनिका अब अपने कबर्ड के पास जाकर अब अपने कपड़े निकाल कर वो बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि अब उसे यहाँ से बूढ़े किंग के पैलेस में भी तो जाना था। तो वहीं स्वाति और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे को ही देखकर स्माइल कर रहे थे, क्योंकि जब अनिका गुस्से में रोहित को धमकी देकर गई तो रोहित अनिका को ही देख रहा था, तो जिसे देखकर स्वाति मल्होत्रा की हंसी छूट गई। और इस तरह से स्वाति मल्होत्रा को हंसता हुआ देखकर अब रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। तो इधर पेरिस के होटल के रूम में धर्मराज मारवा और सुहासिनी मारवा बैठे हुए थे और उनके साथ पंकज और हंसराज मारवा भी थे। उन्हें देखकर अब यहाँ पर धर्मराज मारवा कहते हैं, मेरे ख्याल से अब हमें इंडिया के लिए निकलना चाहिए, और वैसे भी वो तीनों भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, इसलिए अब हम अपने अपने घर चलते हैं और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं वो तीनों। इसलिए उनका जहाँ जाने का मन होगा वो वहाँ चले जाएंगे। इस बात पर अब पंकज मारवा कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। इस बात पर अब धर्मराज मारवा अपने पुराने अंदाज में कहते हैं, तुमसे जितना कहा जाए अभी बस उतना ही फॉलो करो, बाकी अपना दिमाग चलाने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे क्या करना है वो मैं अपने आप बता दूंगा। इधर पेरिस हॉस्पिटल में किशन मामा भी अपने पापा के पास बैठे हुए थे और वो उनसे कहते हैं, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करके आता हूँ, तब तक आप यहीं बैठिए। इस बात पर अब यहाँ पर लक्ष्य जी भी कहते हैं, पापा आप नाना जी का ख्याल रखिए ना, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आता हूँ, आप अभी यहीं पर ही रहिए। आप क्यों जा रहे हैं? लक्ष्य की इस बात पर किशन मामा कहते हैं, थैंक यू बेटा। यहाँ लक्ष्य अब उनसे बात करने के बाद अब उस कमरे से निकलकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए चला जाता है। तो सामने खड़ी रेखा मौसी अब उनसे कहती है, क्या तुम मल्होत्रा फैमिली को बता दोगे जो मैंने तुम्हें बताया था? इस बात पर अब लक्ष्य कहता है, आप मुझे लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, और वैसे भी अंजलि माँ ने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे पूरा विश्वास है। और उस वक्त उन्हें लगा कि उन्हें अपनी बेटी के लिए वो डिसीजन लेना पड़ा, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मैं ऐसा किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वैसे अभी वो कहाँ है, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं? लक्ष्य की इस बात पर रेखा मूर्ति कहती है, मेरी रानी साहिबा से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि इस वक्त वो कैलाश अधिकारी के घर पर आकाश के साथ रह रही हैं। ये सुनते ही अब लक्ष्य कहता है, ये तो फिर तो और भी अच्छी बात है। मैं बस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए जाता हूँ, लेकिन एक बार फिर आप मेरी तरफ से प्लीज़ बेफिक्र रहिएगा। इस बात पर रेखा मूर्ति कहती है, मुझे भी अब ठीक है, फिर यहाँ से निकलना चाहिए। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है, वो क्या है ना कि बड़ी रानी हमसे मिलना चाहती हैं, और उन्होंने महेंद्र पीरामल के साथ कमांडर इन चीफ को भी भेजा है, अगर तुम्हें कुछ काम हो तो बताना। इधर उनकी इस बात पर अब लक्ष्य कहता है, आपने पहले ही मेरे लिए सच कहूँ तो बहुत ही कुछ किया है, मुझे तो बस एक बात समझ में नहीं आती है कि इतने अच्छे इंसान का बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, जहाँ एक तरफ मिस्टर यशपाल अग्रवाल हैं, अरे जिनकी थॉट प्रोसेस हमेशा से ही वेलफेयर है, वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ही रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका ये बेटा, अरे जिसके अंदर न जाने कितनी ही बुराई भरी हुई है। हाँ, वो कैसे हो सकता है? क्या उसके अंदर अपने पिता के थोड़े से भी गुण नहीं थे? इस बात पर रेखा मूर्ति कहती है, अब क्या ही कर सकते हैं। एनीवे, अब मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे आयशा मारवा से एक बार मिलकर तो ज़रूर जाना था, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हैं। इस बात पर अब लक्ष्य कहता है, वो यहीं कहीं आसपास ही होंगी। आई थिंक मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप उनसे मिलना चाहती हैं। ये सुनते ही रेखा मूर्ति अब उन्हें गॉड ब्लेस यू कहती है, और अब उन्हें बाय बोलकर अलविदा कहकर अब उन्हें वहाँ से चली जाती है। रेखा मूर्ति इधर जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उनके सामने खड़े महेंद्र पीरामल को देखकर अब वो खुद भी
भी एक बार हैरान होती है, लेकिन महेंद्र पीरामल अब यहाँ पर उन्हें लेने के लिए ही आए थे, इसलिए महेंद्र पीरामल अब उन्हें आने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो भी खुद यहाँ पर राजीव गुलेरिया के लिए खाना लेकर आए थे। तो अब वो जल्दी से यहाँ पर रेखा मूर्ति भी गाड़ी में बैठ जाती और उनके बाद वो सभी अभी राजमहल के लिए निकल जाते हैं। इधर अब तक करण गुलेरिया की गाड़ी भी वहाँ पर आ जाती है और बाहर निकलते हुए ही वो अब कैब ड्राइवर को कुछ पैसे देकर सीधा ही अब हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अब उसे यहाँ पर फिर से अपने इस ड्रामे को कंटिन्यू करना था। इधर वो जैसे ही एलिवेटर से 4th फ्लोर पर आते हैं तो वो अब अपने कदमों को अपने पापा के वार्ड की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे ही वो उस वार्ड की तरफ जाते हैं तो उनकी नज़र सामने बेंच पर बैठे हुए अपने भाई राजीव गुलेरिया पर जाती है। तो अब वो राजीव के पास जाकर अब वहाँ पर उसके पास बैठ जाते हैं और बैठते हुए ही कहते हैं, अब पापा कैसे हैं राजीव। करण की इस बात पर अब राजीव कहते हैं, वो ठीक हैं, इनफैक्ट मैं भी बस डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज़ को ही पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी तुम्हें भी पापा से एक बार मिल लेना चाहिए करण। राजीव की इस बात पर करण कहते हैं, मैंने गुलेरिया हाउस के चॉपर्स को मंगवा दिया है। वैसे क्या आकाश की फैमिली भी तुम्हारे साथ गुलेरिया हाउस के लिए चलेंगी क्या। अब यहाँ पर इस बात पर अब राजीव कहते हैं, पता नहीं यार, अभी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, क्योंकि सच कहूँ मुझे नहीं लगता कि आकाश को मैं वहाँ लेकर जाऊँ या नहीं। मैं इसके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि आलिशा खुद सबके सामने आ गई हैं, लेकिन अभी अब तक तो आकाश के बारे में बिन लोगों को पता चल गया होगा। वैसे तेरी क्या एडवाइस है इस मामले में। क्या मुझे आकाश को यहीं कैलाश अधिकारी के घर पर ही रहने देना चाहिए या फिर उसे गुलेरिया हाउस में लेकर जाना चाहिए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो करण, क्योंकि अगर तुम अपनी एडवाइस दोगे तो शायद मैं कोई डिसीजन ले पाऊँ। इधर राजीव गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं क्या कहूँ राजीव। हाँ, कुछ समझ में सच कहूँ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर इतने अचानक से हुआ कि बस पूछो मत। मेरे लिए भी ये चीज़ें डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तुम ही देखो, आलिशा अब इन लोगों के सामने आ गई हैं, तो हो सकता है कि अब इन लोगों को पता चल चुका हो कि आकाश भी जिंदा है। और अगर हम आकाश को इनके सामने लेकर भी आ गए तो गुलेरिया हाउस में लेकर आ गए तो फिर तुम्हारे दोनों ही बच्चों की जान खतरे में हो सकती है। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, ठीक है तू जा, देखते हैं इसके बारे में, लेकिन पहले जाकर पापा से मिल ले। मैं बस थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ही बाकी का देखते हैं। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं सब कुछ मैनेज करता हूँ, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ ना, तो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। मैं ही सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लूँगा राजीव। इस बात पर अब राजीव भी हाँ करते हुए अब एक स्माइल कर देता है। तो वहीं करण गुलेरिया भी अब राजीव के पास से उठकर अब अपने पापा के वार्ड की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर तक चलने के बाद वो जैसे ही वार्ड का दरवाज़ा खोला तो सामने अपने पापा को देखते हैं। अपने पापा को देखकर करण गुलेरिया अब अपनी पॉकेट से एक लॉकेट को निकालकर वो इधर अब अपने पापा के गले में डालकर अब उन्हें पहनाने लगते हैं। जैसे ही करण गुलेरिया सीधे ही जाकर अपने पापा को लॉकेट पहना रहे थे, इसलिए उसे ऐसा करता हुआ देखकर देवराज गुलेरिया एक पल के लिए हैरान होते हैं कि आखिर ये सब क्या है। करण मुझे इस तरह से लॉकेट क्यों पहना रहा है। इसलिए अब वो अपनी हैरानी को दूर करते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो करण। हाँ, ये क्या है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, पापा ये आपके लिए एक डायमंड लॉकेट है, आपके बेटों की तरफ से जस्ट एक छोटा सा गिफ्ट, क्योंकि अब आप हम लोगों के पास वापस आ गए हैं ना, तो बस इसी खुशी में। करण की इस बात पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, इसका मतलब क्या ये है कि तुमने और राजीव ने तुम दोनों ने मिलकर मुझे माफ़ कर दिया। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं। यहाँ पर देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अगर आपने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है तो मैंने भी आपको माफ़ कर दिया है। आप आज भी हमारे वही पापा है जो हमारे लिए किसी हीरो से कम नहीं होते थे, बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल हमारे सुपर हीरो। और वैसे भी माँ के जाने के बाद तो आपने ही तो हम चारों भाई बहन को संभाला था।
खैर छोड़िए ये सारी बातों को। डिस्चार्ज की अभी मैं सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ, इसलिए आप भी जल्दी से तब तक चेंज कर लीजिए, क्योंकि फिर हम गुलेरिया हाउस के लिए चलेंगे। जैसे ही करण ने ये सुना, जैसे ही यहाँ पर देवराज गुलेरिया ने ये सुना, तो ये सुनते ही मानो देवराज गुलेरिया की आंखें नम हो गई थी। वो अब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं, तो वहीं अब तक करण गुलेरिया के सहारे से वो भी अब अपनी जगह पर खड़े होते हैं, और वो छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते हुए वो अब अपने वार्ड से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो इधर सामने राजीव को, जैसे ही वो वहाँ पर सामने राजीव को देखते हैं, तो उन्हें अपने पास आने के लिए कहते हैं। इधर अपने पापा के इस इशारे को देखकर राजीव गुलेरिया के चेहरे पर एक स्माइल तो एक दिखावटी जरूर आ गई थी, लेकिन हाँ अभी भी उनके मन ही मन में काफ़ी उन्हें गुस्सा भी आ रहा था उन्हें देखकर। और अब वो अपने मन में ही कहते हैं, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया पापा। मुझे लगा था कि हमारी माँ की मौत सिर्फ एक इंसिडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे इतने सालों बाद तो मेरे सामने मेरी माँ की मौत का सच आया है। पापा आपने पहले मेरी माँ के विश्वास का कत्ल किया ना, और अब आप अपने कर्मों का फल भोगेंगे। इसलिए आपने जो हमारे विश्वास का, मेरी माँ के विश्वास का जो कत्ल किया है, उसका फल भोगने के लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी आगे की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली है। अपने मन को शांत करते हुए ही अब राजीव अब यहाँ पर दिखावटे रूप से अपने पापा की तरफ जाने लगता है, और अब उनके दूसरी तरफ और जाकर उनके दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है और उन्हें सहारा देने लगता है। इधर उन्हें सहारा देते हुए ही अब दोनों ही भाई अब यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद अब हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ जाने लगते हैं। इधर वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब नताशा थी। अब नताशा भी यहाँ पर यशपाल अग्रवाल को कहती है, पापा आपने बताया नहीं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहेंगे आप मेरे घर जा रहे हैं या आप अपने घर। नताशा की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, देख बेटा, मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। अगर तुम ठीक समझो तो क्या हम साउथ दिल्ली चलें, अपने उसी फ्लैट में जहाँ पर हम पहले कभी रहते थे। इधर ये सुनते ही नताशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, हाँ पापा, ये भी कोई कहने की बात है क्या। हाँ ठीक है, मैं अभी बस पेरिस चोपर कंपनी से एक चोपर हमारे लिए बुक कर देती हूँ, उसके बाद हम सीधा ही दिल्ली के लिए निकलते हैं। नताशा की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, तुम मुझे ज़िंदगी भर इस बात का एहसास करवाती रहोगी आयशा कि मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। ये सुनते यहाँ पर नताशा हैरान होती हैं कि आखिर वो उसे ऐसे क्यों कह रहे हैं, आखिर उसने कौन सी गलती कर दी। इसलिए वो हैरानी से कहती है, पापा ये आप क्या कह रही हैं। देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। आप कहाँ मैं कहाँ। ये सब कहते हुए ही इस बात पर यहाँ पर यशपाल अग्रवाल कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है आयशा तो मुझे मेरा फ़ोन दो, मेरी इकलौती बेटी हो तुम, मेरी हर एक चीज़ पर मेरी बेटी का हक है। तुम्हें कहीं से भी चौपर अरेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरे मेरे पास जो इतना सब कुछ है, आखिर वो कब काम आएगा अगर तुम ही उसे यूज़ नहीं करोगी तो। इधर यशपाल की इस बात पर नताशा कहती है, चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन अभी से नहीं, नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अभी तो मैंने देखिए चोपर बुक कर दिया है। आप और मैं बस कुछ ही देर में इंडिया के लिए निकलेंगे। इस बात पर अभी यशपाल अग्रवाल कहते हैं, सच कहूँ ना आयशा, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। वो भी इतनी ही तकलीफ़ में थी, लेकिन कभी भी मेरे सामने उसने एक उफ तक नहीं की, उसने कभी मेरे से कोई भी हेल्प नहीं ली। और ये कहते हुए ही उनकी आंखें नम हो गई थी, मानो वो सच में आज अपनी बहन अनंता को याद कर रहे हों। इधर उन्हें ऐसे देखकर अब यहाँ पर नताशा कहती है, आप माँ को बहुत याद करते हैं ना। देखिए इसीलिए तो आपका अचानक से चेहरा ऐसा हो गया। इस बात पर यशपाल अग्रवाल कहते हैं, हाँ मैं सच में उसे बहुत ही मिस करता हूँ। और ये कहते हुए ही वो अपने मन में साथ में कहते हैं, बस एक मुझे उसकी बेटी मिल जाए और अनंता के उस वंश तक पहुँचाने वाली सिर्फ एक मोहरा तुम ही हो। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि उसकी बेटी कौन है, उसके बाद तो मेरी प्यारी बेटी, तुझे मारने में मुझे उतना ही टाइम लगेगा
जितना तुम्हें बचाने में लगा था। बस फिर तो कुछ ही सेकंडों का खेल होगा तुम्हारा और मेरा। इधर यहाँ पर यशपाल को अपने ख्यालों में देखकर अब नताशा कहती है, पापा पापा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, हाँ हाँ बेटा सब ठीक है, वैसे कब तक आएगा तुम्हारा चौपर। यशपाल की इस बात पर अब नताशा कहती है, पापा ऑनलाइन तो दिखा रहा है 10 मिनट में। इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, ओह अच्छा, अच्छी बात है। इधर अब यहाँ पर क्योंकि अब यशपाल अग्रवाल के साथ नताशा भी साउथ दिल्ली वाले अब अपने घर में जाने के लिए तैयार थी।